So let's continue. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर के लिए हम अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं और पिछले जो हमारे आई गेस 4 to 5 लेक्चर्स हुए हैं उन सभी लेक्चर्स में हमने फैराडेज लॉ पर बात की, लेंजेस लॉ पर बात की, एक थ्योरेटिकल प्रूफ हमने फैराडेज लॉ का डिस्कस किया था, E is equal to minus d pi by dt। और पिछले कपल ऑफ लेक्चर्स से हम मोशनल ईएमएफ पर अपना डिस्कशन करते जा रहे हैं। एक क्विक रिवीजन के तौर पे अगर मैं ये सारी बातें आपको यहाँ पे बता दूं तो हम कुछ इस तरीके से कंसिडरेशन कर रहे हैं कि किसी जगह पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड है और वहां पे अगर हम रॉड को मूव कराते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मूव करा रहा हूँ विद सर्टेन वेलोसिटी v, तो हम देखते हैं कि अचानक से इस रॉड में एक इंड्यूस करंट फ्लो होने लगता है I। और अगर दो एंड्स हमारे पास हैं P और Q, तो इनमें से एक एंड हाइयर पोटेंशियल पे चला जाता है और दूसरा एंड लोअर पोटेंशियल पे। अब इसका सारा डिस्कशन बाय फॉर्मूला अगर हम करें कि इसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, तो इसका आंसर हम लोग लिखते हैं BVL, जिसमें हमें ये बात का अच्छे से ख्याल रखना है कि ये लेंथ और वेलोसिटी आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होनी चाहिए और जो एरिया ये अपने पीछे छोड़ेगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड पास होना चाहिए, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की कटिंग होनी चाहिए। वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में इन्हीं चीजों को ऐसे लिखा जा सकता है V क्रॉस B, एक सेपरेट प्रोडक्ट लिया जाएगा, फिर उसको डॉट प्रोडक्ट के साथ देखा जाएगा विद अ वेक्टर L। ओके, सो वी हैव एवरीथिंग डन हियर। इसमें हम डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ अगर निकालना चाहते हैं तो राइट हैंड फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल हम यूज करते हैं, जिसमें राइट हैंड की थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज करते हैं, जिसमें थंब के जरिए हम वेलोसिटी की डायरेक्शन बताते हैं, मोशन बताते हैं। ये जो फोर फिंगर है जिसे पॉइंटर फिंगर हम कहते हैं, ये हमें बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। और फाइनली ये जो मिडिल फिंगर है, इससे हम डायरेक्शन ऑफ करंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमने ये भी देखा कि हम इस तरीके की सिचुएशंस में अक्सर एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। जैसे करंट सिचुएशन में अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की कोशिश करूंगा तो वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि जो भी वायर का रेजिस्टेंस है वो ले लेते हैं और ये एक ईएमएफ या बैटरी या सेल मुझे इस तरीके से दिखाना है, बिकॉज करंट इज गोइंग अपवर्ड। इफ वी हैव टू एंड्स P and Q, देन वी मे क्लेम P इज एट द हायर पोटेंशियल। अब इसका एक पूरा एक्सप्लेनेशन बच्चों मैंने ऐसे भी दिया था आपको कि इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन कैसे होता है। आपको याद होगा कि जब ये रॉड हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स एक्ट होने लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फोर्स की वजह से ड्रैग कर करके किसी एक एंड पर आते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर डेवलप होता है। सो ये सारा डिस्कशन अपना पिछले कपल ऑफ लेक्चर से होता आ रहा है। आज जो हम बात करेंगे वो रोटेशनल इफेक्ट के कंसिडरेशन में करेंगे। यहां पर जो हम रॉड को मूव करा रहे हैं ये हम ट्रांसलेटरी कंडीशन में करा रहे हैं। क्या होगा कि इस तरीके के अरेंजमेंट में अगर हम रॉड को लीनियर मोशन या लीनियर वेलोसिटी न देते हुए एंगुलर वेलोसिटी दे दें, घुमा दें उसको, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इस पर आज हमारा डिस्कशन होगा। मतलब बात तो वही चल रही है मोशनल ईएमएफ की, लेकिन मोशन का तरीका, मोशन का जो मेथड है वो हम चेंज करेंगे। लीनियर मोशन की बजाय हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की, रोटेशनल मोशन की, आप ऐसे कह लीजिए। Now, before I actually talk on to such things, मैं एक एग्जाम्पल या एक जनरल कंडीशन पहले आपके सामने रखना चाहता हूं। एक प्रॉब्लम बेस्ड सिचुएशन मान लीजिए ऐसे, एक एग्जाम्पल के जरिए, एक इलस्ट्रेशन के जरिए इसको समझते हैं, ताकि सारा सिनेरियो आपको समझ आ जाए एंड देन वी गो टू सच सिचुएशंस ऑफ कैलकुलेशंस, जहां पे हम रोटेशनल इफेक्ट देखें, इक्विवेलेंट सर्किट बना लें, ईएमएफ कैलकुलेट कर लें, करंट कैलकुलेट कर लें, एवरीथिंग। अब जैसे इस सिचुएशन पे जरा नजर डालिए ठीक से। यहाँ पे हमारे पास एक रॉड है, लेंथ P टू Q एक्सटेंडेड है, लेंथ L है, और P एंड से इसको फिक्स करके हमने क्या किया, घुमाना शुरू किया। मींस दिस रॉड इज नाउ गोइंग टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन विद सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब एक खास बात यहां देखें कि यहाँ पे किसी किस्म का मैग्नेटिक फोर्स अभी नहीं लगाया गया है। नो मैग्नेटिक फोर्स हैज बीन अप्लाइड येट। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये समझ रही बच्चों बात आपको कि हम यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड अभी तक नहीं लगाए हैं। यस,
इस प्रॉब्लम में हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, ये बात क्लियर है आपको? तो फिर मैं आगे बढ़ूं। यस सर। ओके, हालांकि हमको बाद में मैग्नेटिक फील्ड के साथ काम करना है, लेकिन मैं पहले आपको एक जनरल सिनेरियो समझाना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ तो क्या होता है। तो एज पर क्वेश्चन हमें ये बताया जा रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो इस रॉड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर की तरफ ड्रैग हो जाएंगे, मतलब क्यू एंड की तरफ आ जाएंगे। तो जारी बात है बेटा, पी एंड कैसा अपीयर होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, शाबाश। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा और यहाँ पर एक नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। ऑफ कोर्स अगर पोटेंशियल लेवल पे हम बात करें, ये वीपी हो जाएगा, ये वीक्यू हो जाएगा। श्योरली हम ये कह सकते हैं कि वीपी इज ग्रेटर देन वीक्यू, क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल पोटेंशियल के सेंस में ज्यादा माना जाता है और क्यू जो है ये नेगेटिव है, इसलिए उसको कम अज्यूम करेंगे, लेसर अज्यूम करेंगे। पोटेंशियल का डिफरेंस होना अपने आप में ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, करंट फ्लो कराता है। ठीक है, तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी, जिसमें हम कोई एक्चुअल इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रोटेशन के इफेक्ट में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। कुछ ऐसे हम इसको अज्यूम करते हैं कि जो रॉड है ये ऐसी है, लाइक दिस, और हमने इसको घुमाना है। लेट्स से कि हम इसको यूं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज व्हाट एन एंगुलर वेलोसिटी वी आर जस्ट गोइंग टू गिव, ओमेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इस एंड पर के आके अक्यूमुलेट होने लगेंगे एंड क्यू पर, जबकि एंड पी पर से ये सारे इलेक्ट्रॉन खिसक जाएंगे, उस तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें मौजूद किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को उठा के चेक करें हम, जैसे यहां पर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन को चेक कर रहा हूं, ये एक इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, या एक क्लस्टर, एक बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑफ कोर्स हमें ये समझ आ गया कि ये वाला एंड अब कैसा हो जाएगा, पी वाला एंड कैसा होगा, पॉजिटिव। और क्यू वाला एंड जो है नेगेटिव होगा। ये तो हमें समझ आ गया। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डेवलप हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव के चक्कर में, क्या कहते हो, अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव। तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर जो कि नेगेटिवली चार्ज है, बात को समझो, क्या एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वाला फोर्स ऐसे आने लगेगा? समझो बात को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं एंड दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये पढ़ चुके हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सारी चीजें जानते हैं हम। यस यस सर। और यहां साइमल्टेनियसली इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आ रहा है बाहर की तरफ, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैं लिख सकता हूं एम और ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन मैं यहां कहीं इमेजिन करता हूं और मैं ये कहता हूं कि इसकी एक्सिस से जो लोकेशन है ये एक्स है, हालांकि मैक्सिमम एंड पर जाएंगे तो वो एल हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ा 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 जाएंगे ना, हल्का सा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन तो यही होगा। तो एक जनरल सिनेरियो में जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ड्रैग होगा तो वो एक इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा एट द एंड। एट द एंड जाकर के वो एक इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा कि बाहर की तरफ पुल होने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अंदर की तरफ खींचे जाने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये इक्वल हो जाएंगे, बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाएगा। तो क्या इसी बात को एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट देते हुए हम ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट है? यस और नो? तो बस इस रोटेशन के इफेक्ट की वजह से हम ये कहेंगे कि यहां पर इतनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डेवलप हो गई है। This is the electric intensity which is going to be developed due to rotation, due to the migration of the electron, due to the pulling out of the electron, due to centrifugal force. अब बच्चों सिंपल सी बात है, जहां इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है और वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेरी करती है डिस्टेंस के साथ, वेरी करेगी बेटा, ध्यान से देखो, ये अलग अलग होगी, है ना, पोजीशन एक्स, अलग अलग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो वेरी कर रही है डिस्टेंस के साथ और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है अपने आप में, तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस तो बनेगा। आई होप आपको ये पता होगा कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखने की कोशिश करते हैं तो वो होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का इंटीग्रेशन डीएक्स के साथ।
समझ जाओ बात को। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू द मैक्सिमम लेंथ एल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं हम, ये कोई नई बात नहीं कर रहा हूं मैं। अरे भाई ये पढ़े कि नहीं पढ़े? यस। तो डेबा वी क्या हो गया? TDX। तो अगर मैं फाइनली इसे इंटीग्रेट कर लूं तो यही तो मिलेगा मुझे। आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में? थोड़ा जल्दी से रिस्पॉन्स करें बेटा। यस यस सर। सर। अब ये जो चेंज ऑफ पोटेंशियल है मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, VP माइनस VQ इक्वल इंटीग्रेशन 0 से लेके L। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का इक्वेशन अभी अभी बनाया हमने, m ओमेगा स्क्वायर x डिवाइडेड बाय E इंटू dx। अब आप यहाँ पे इस बात को फौरन ही समझ सकते हैं कि VP माइनस VQ इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, राइट? यस। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो L स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो क्या फाइनल आंसर मुझे ये मिलेगा? एल स्क्वायर बाई 2E। डोंट फॉरगेट x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा ये। अब जरा सोचो, ये VP माइनस VE का मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि EMF ही तो है। तो इस सिचुएशन में जो EMF हमें मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाय E। ठीक है ना? इसे मैं E नहीं लिखता हूं, नहीं तो दोनों तरफ E है, तुम लोग पता नहीं क्या कर दोगे। इसे EMF लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस E। बट ये इंड्यूस्ड नहीं है, प्लीज, ये इंड्यूस नहीं है। हम इसे ये नहीं कहेंगे इंड्यूस इन द सेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है ये, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड तो लगाया ही नहीं है, कि नहीं? यस। लेकिन अगर हम ये काम मैग्नेटिक फील्ड के साथ करें तो बहुत तगड़ा ईएमएफ आ सकता है। ये तो खाली रोटेशन का इफेक्ट मैं आप बता रहा हूं कि रोटेशन के इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन एक जगह आके माइग्रेट हो गए, तब भी हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी सिचुएशन में रॉड को घुमाते हुए मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दें और वो रॉड जो एरिया ट्रेस करेगी घूमने की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड उसमें कट हो, तब तो और ज्यादा हम पॉसिबिलिटी सर्च कर पाएंगे जहां पे हम इंड्यूस ईएमएफ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बात समझ आ रही है बच्चों? अब आइए इसका एक डेरिवेशन देखते हैं। तो डेरिवेशन जब मैं आपके सामने रखूंगा तो ये पिक्चर और क्लियर होगा आपको। इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द रोटेशन ऑफ रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन। लेट्स इमेजिन कि हमारे पास एक रॉड है जिसकी कुछ लेंथ है, लाइक दिस, कुछ लेंथ L है। इसको हमने यहां इस एंड से ऐसे पाइवोट कर दिया या पॉसिबिलिटी ऐसी बनाई कि ये घूम सकता है। अब आपने इस रॉड को ऐसे घुमा दिया विद सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इनफैक्ट आप जिस जगह पे ये सारा काम कर रहे हो वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। लेट्स इमेजिन कि द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट्स। तो बच्चों जस्ट इमेजिन करो कि ये रॉड ऐसे घूमेगा, तो क्या आपने पीछे एक सर्कल वाला एरिया ट्रेस करेगा? इसका इफेक्टिवली पूरा रोटेशन क्या एक सर्कल बना देगा, एक डिस्क बना देगा? यस। और वो जो सर्कल बन रहा है इसके रोटेशन की वजह से, क्या उसमें ये मैग्नेटिक फील्ड कटेगा? हाँ। और ऑफ कोर्स अगर मैं इसकी वेलोसिटी को बहुत केयरफुली देखूं, एंड ऑन एंड देखूं, तो बेटा ये v वेलोसिटी रखता है जो लेंथ ऑफ रॉड के साथ तो परपेंडिकुलर ही आनी है। मतलब वो सारी बातें यहां पे हमें अल्टीमेटली मिल रही हैं जो मोशन ऑफ रॉड इन द मैग्नेटिक फील्ड के लिए पॉसिबल हो सकती है। BVL वाली सिचुएशन यहां पर जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं वो यहां पर भी अप्लाई की जा सकती है। एरिया का ट्रेस होना, ट्रेस्ड एरिया के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड का कटना, वेलोसिटी का उस रॉड की लेंथ के साथ परपेंडिकुलर होना, हमें हर एक पॉजिटिव साइन दे रहा है कि यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की पॉसिबिलिटी है। अब हमें वो फॉर्मूला डिराइव करना है। क्यों? आप बोलेंगे सर फॉर्मूला डिराइव करने की क्यों जरूरत, क्या जरूरत है, सीधे सीधे तो ले लो BVL। नहीं ले सकता बेटा। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि ये जो V है ये बिल्कुल यहां अगर मैं देखूंगा ना तो ये 0 है,
यहाँ देखूंगा थोड़ी है, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, और सबसे एंड पर सबसे ज्यादा, बिकॉज ये जो सर्कुलर मोशन होता है इसमें v कांस्टेंट नहीं होता है ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर जगह पे सेम नहीं होता है, आप जानते हैं। v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस होता है। तो अगर मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले के बारे में सोच रहा हूं तब तो गलत हो जाएगा। हालांकि इस फॉर्मूले के हिसाब से जो जो भी हमको चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे अप्लीकेबल है, बट डायरेक्टली आई कैन नॉट से दैट कि इट इज गोइंग टू बी वीवीएल, नो नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करें, तो एक छोटा सा सिंपल सा काम करते हैं। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एक एलिमेंट चॉइस करते हैं, जैसे हम हमेशा करते हैं। उस एलिमेंट की लोकेशन हम बताते हैं कि भाई इस जगह पर इस एलिमेंट की लोकेशन जो है ना ये x है, डिस्टेंस के हिसाब से। और ये एलिमेंट खुद अपने आप में यहां से लेकर के यहां तक जस्ट इमेजिन कर लें, dx इतनी लेंथ रखता है और इस जगह पर बेटा इसकी वेलोसिटी v है, फॉर एग्जांपल। तो ऑफ कोर्स अगर मैं इसकी वेलोसिटी को डिफाइन करूं बाय यूजिंग v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो आई हैव अ पॉसिबिलिटी टू राइट x ओमेगा, क्योंकि जिस जगह पर ये एलिमेंट चॉइस किया गया है उसके हिसाब से, इस पोजीशन के हिसाब से रेडियस x हो जाएगा सर्कल में घूमने के लिए। तो v आ गया, इसकी लेंथ dx है। तो बाकी रॉड का छोड़ो, सिर्फ इतने छोटे से सेक्शन ऑफ लेंथ की वजह से कुछ ना कुछ ईएमएफ तो डेवलप हुआ होगा। और वो छोटा मोटा ईएमएफ अगर मैं यहां पे लिखूं तो क्या मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, b x ओमेगा dx। सोच के देखो, मैंने वही चीजें लिखी हैं बेटा जो अब तक हम लोग लिखते आए थे, वही चीजें लिखी हैं और सब कुछ अच्छे से बैठ रहा है। वेलोसिटी इस छोटी सी लेंथ ऑफ एलिमेंट के साथ परपेंडिकुलर है, जो भी एरिया ये ट्रेस करेगा मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ परपेंडिकुलर जा रहा है, मींस एवरीथिंग इज वेरी परफेक्टली फिटिंग हियर। तो हम बराबर इस फॉर्मूले को नए सिनेरियो में इस तरीके से लिख रहे हैं, और ये अपने आप में v है और ये जो dx है ये अपने आप में लेंथ है, मानो जैसे छोटी सी रॉड है। करेक्ट है? Yes, sir. But if I really want to get the EMF for the whole rod, पूरी रॉड के लिए मुझे वो EMF निकालना है, कंप्लीट रॉड के लिए, what can I do? In this case, what can I do? Integration. कोई दूसरा तरीका ही नहीं है, इंटीग्रेशन करेंगे। शुरुआत होगी 0 से लेके फाइनल पॉइंट तक, मतलब जहां से रॉड की शुरुआत हो रही है वहां से लेके वो जो लास्ट एलिमेंट रॉड के एंड वाले लेंथ पे आ जाएगा, वहां पे सब्स्टिट्यूट करें। 0 से लेके l, b x ओमेगा dx। फटाफट अब अपनी बात बताएं आप। E इज इक्वल टू, बेटा b और ओमेगा का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन होगा सिर्फ x और dx का, 0 से लेके l। तेजी से बताएं आंसर क्या होगा। Half b omega l square. यस X square. यस, x स्क्वायर बाय 2 यानी कि l स्क्वायर। करेक्ट हो गए बात। तो हमको सीधा सीधा इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल गया, दैट्स इट, खत्म, डेरिवेशन एंड। लेकिन इसका एक और फॉर्मेट भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, बड़े ध्यान से सुनना। सपोज ये सेम फॉर्मूला यूज करता हूं बेटा मैं, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। बट इफ आई सब्स्टिट्यूट फॉर ओमेगा तो क्या है हमारे पास, 2 पाई एफ एल स्क्वायर। करेक्ट है? Yes. इसमें से ये टू फैक्टर दोनों साइड से काट दो और इस ईएमएफ की इक्वेशन को कंटिन्यू करो कुछ ऐसे अंदाज में, बी एफ पाई एल स्क्वायर अलग से ले लो। अब सोचो बेटा, अगर ये बड़ा सा सर्कल यूं बनता है तो सर्कल का रेडियस क्या होगा, रॉड की लेंथ ही तो होगी। Yes. पाई लेंथ स्क्वायर यानी कि पाई आर स्क्वायर एक्चुअली क्या होगा, Area. यस, बी एफ ए। ये भी एक इसका फॉर्मेट बनता है जिसमें हमें सिर्फ इतना पता करना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन क्या है। अगर हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन पता चल जाती है तो कंप्लीट हो।
एरिया और मैग्नेटिक इंडक्शन। यहां से भी काम करो, यहां से भी काम करो, विच एवर यू फाइंड इजियर, आप उसको निपटा दो, उस तरीके से आप उसको सॉर्ट आउट करो। इसमें ही एक और प्रॉब्लम पूछा गया था, जेई एडवांस में पूछा था इन्होंने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था इन्होंने जेई एडवांस में। वैसे जेई एडवांस के क्वेश्चन को अच्छा कहना भी लाइक सही नहीं होगा, अच्छा ही होता है वो, और क्या उसको अच्छा बोले। ईयर मुझे याद नहीं आ रहा, बट आई एम प्रीटी श्योर कि जे एडवांस में ही पूछा है इन्होंने। अब क्वेश्चन को कैसे घुमाया देखा उन्होंने, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर द फॉलोइंग केस ऑफ रोटेशन ऑफ रॉड अटैच्ड विद एन इंसुलेटिंग थ्रेड, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो थ्रेड है ना वो इंसुलेटिंग है, यहाँ ईएमएफ नहीं आएगा। अब ईएमएफ यहां से आगे से आएगा, समझ लो बात को। ये ना यहाँ जो इंडक्शन होगा वो तो कंडक्टर में होगा, तो अब यहाँ कैसे काम करें? बट काम करने का तरीका एग्जैक्टली हमारा वैसे ही होगा। हम क्या सोचेंगे कि चलो भाई हमने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया, और ये जो हमने एलिमेंट लिया इसके लिए हम पोजीशन बना देते हैं इसकी x। ये जो एलिमेंट चॉइस किया है इसकी लेंथ मान लेते हैं dx, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे मानते हैं v। तो अपना इनिशियल स्टेज का कैलकुलेशन वैसा ही होगा, p v की जगह पे सोचो जरा क्या आएगा। ओमेगा एक्स। यस, v की जगह पे बिंदास आप लिख लो ओमेगा x, और उसके बाद ले लो उसकी लेंथ dx। अब टोटल ईएमएफ निकालना है, तो क्या ये जो d है इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यस। अब इंटीग्रेशन शुरुआत कहां से करोगे? ये है, 7। ये कहानी है, यहाँ खाली लिमिट चेंज करना है बस। अगर ये पूरी रॉड यहां से लेके यहां तक रहती तब तो शुरुआत 0 से करते, लेकिन उन्होंने क्या किया कि रॉड की बजाय एक इंसुलेटिंग थ्रेड का इस्तेमाल किया। यहां तो ईएमएफ आने ही नहीं वाला है, जो भी ईएमएफ डेवलप होगा वो 5L वाली पोजीशन से लेके लेंथ ऑफ रॉड यानी कि 7L वाली पोजीशन तक जाएगा। क्या कहते हो बेटा? यस सर। एकदम पक्का 100%। नाउ गो ऑन फॉर इंटीग्रेटिंग इट। तो इसमें से b बार निकाल लो, ओमेगा बार निकाल लो, इंटीग्रेशन चलाओ 5L से लेके 7L x dx, b ओमेगा हाफ b बार आ गया x स्क्वायर 5L से लेके 7L। बता दो आंसर अभी। हाफ 24 b ओमेगा 49x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, सॉरी 49L स्क्वायर माइनस 25L स्क्वायर, क्या आएगा आंसर? 24L स्क्वायर। 24L स्क्वायर। 24L स्क्वायर यानी कि 12b 12 भी ओमेगा होगा। L स्क्वायर, ये आ गया आंसर। तो आई फाइंड दिस टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। बड़े खूबसूरत तरीके से इन्होंने क्वेश्चन को रीफ्रेम किया, जिसको बोले हमारा ख्याल भी नहीं जाएगा इस तरीके से कि इंडक्शन जो प्रोसेस होना है वो तो सिर्फ मेटालिक पार्ट में होना है। ठीक है, चलो रॉड घूम रही है यहाँ से, एक्सिस यहाँ से, इसका एक्सिस यहाँ से, इसलिए इंटीग्रेशन की लिमिट हमने 5L को भी कंसिडर किया। अगर एक्सिस यहाँ से होता ना, यहाँ से एक्सिस होता ना, तो हम ये 5L को भी इग्नोर कर देते। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारा जो मेन इंटरेस्ट है इंटीग्रेशन करने का ये वेलोसिटी की वजह से है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती, ऐसी रहती, तो हम क्यों इंटीग्रेट करते भला सोचो तो। अगर मैं ऐसे सीधे चला रहा हूं तो पूरी की पूरी रॉड की वेलोसिटी हर जगह हर एलिमेंट पे सेम है, इंटीग्रेशन करने का सवाल ही नहीं है, सीधे सीधे आंसर आएगा। तो एक्सिस से दूरी गिननी है, ये याद रखो, जहां से रोटेशन चालू हो रहा है वहां से हमने गिनना है। तो ये सिस्टम में इन्होंने क्या किया, रोटेशन तो पीछे से ही रखा, फिर इंसुलेटिंग हिस्सा लिया, और फिर आगे हमने रॉड का पोर्शन कंसिडर किया। तो डिस्टेंस पूरे 0 से गिनने पड़ेंगे हमको। गेटिंग इट राइट? यस। ओके। अब देखो इसमें एक और बात है कि हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएं। दैट्स आल्सो टिपिकल पार्ट। तो इसमें आपने ज्यादा कुछ नहीं सोचना, आपने बस ऐसे सोचना है कि आप इसमें राइट हैंड थंब रूल, सॉरी राइट हैंड रूल कैसे लगाएंगे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कैसे लगाएंगे। तो यू अप्लाई दैट इन सेम वे एज यू अप्लाइड फॉर अ लीनियर मूविंग रॉड।
रॉड और अ फ्रेम मूविंग इन अ लीनियर डायरेक्शन। एग्जैक्टली वैसे ही लगाना है आपने। तो आप अपना राइट हैंड यूज करें। सबसे पहले ये जो पॉइंटर फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, इससे आप बी निकालें। इस जगह पे आप बताएं, इस जगह पे। इससे पहले आप बी बता दें। फिर उसके बाद वेलोसिटी। अब ये रॉड चूंकि पूरी की पूरी ऐसे घूम रही है, तो उतने इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो देखना है आपको। तो इस इंस्टेंट पर तो ऐसे ऊपर है वेलोसिटी, तो बी अंदर चला गया, वेलोसिटी ऊपर आ गई। अब बताएं करंट कैसे जाएगा? लेफ्ट में। लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो बच्चों अगर हम इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाने लग जाएं, लेट मी जस्ट ड्रॉ हियर। यहां मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दूं। देखिए ये कॉर्नर पे बना रहा हूं इधर नीचे। तो ये एक एंड है मान लो पी एंड, और ये एक एंड है मान लो क्यू एंड। तो इसके बीच में ये बैटरी के लिए मैंने जगह छोड़ी, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी निकाल दिया। रेजिस्टेंस हम बस इसलिए निकालते हैं कि रॉड मेटल से बना हुआ है, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा। एक इक्विवेलेंस में वहां पे रेजिस्टेंस निकाला जाता है। तो क्या मुझे यहाँ पे ये बैटरी यूं दिखानी पड़ेगी, सेल यूं दिखाना पड़ेगा, ताकि मैं ये क्लेम कर लूं कि भाई करंट ऐसे जा रहा है? यस और नो? यस सर। ये इसका इक्विवेलेंट मामला हो गया। दिस इज हाउ वी ट्राई टू डील विद द सिचुएशन। तो इससे रिलेटेड ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। ओके, आइए अब इसमें एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं। पहले छोटा नहीं लेता हूं, पहले ही बड़ा ले लेता हूं, ताकि मतलब लेक्चर डिले या लेक्चर की लेंथ की वजह से आप चीजों को फिर इग्नोर ना करें, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। जरा ध्यान से देखना, हर चीज को ध्यान से देखना, क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब यहाँ रोटेशन है। कल मैंने इसी तरीके के एग्जाम्पल लिए थे आपको पिछले लेक्चर में, जिसमें इस तरीके से रॉड रखी गई थी और वो लीनियरली चल रही थी। अब ये घुमा रहा हूं मैं। ख्याल रहे कि यहां पे जब मैं इसको घुमा रहा हूं तो एक्सिस यहां से है। दिस इज द एक्सिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ साइड में वायर रख दी। तो पहले तो बेटा ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? तो इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। एक बात होगी। दूसरी बात, इस रॉड पर मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं है। ये मुश्किल वाली बात आ गई। जिस हिसाब से ये रॉड रखी गई है, जैसे उसका लेंथ रखा गया है, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आएगा और इस जगह पे कम आएगा। सोच के देखो बेटा। यस सर। हाँ, तो अब यहाँ दो दो चीजें वेरी हो रही हैं। एक तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रहा है, और दूसरा ये कि ये रॉड की हर पोर्शन के लिए अलग अलग वेलोसिटी कंपोनेंट आएंगे, अलग अलग वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा। इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। नो, नॉट अलाउड। नहीं बोल सकते, क्योंकि बी कांस्टेंट नहीं है। समझे बेटा? यस। तो प्रोसीजर ऑफ वर्किंग हमारा वैसे ही होगा जैसे हमेशा होता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। हम हमेशा जैसे एक एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं, तो चलो हमने यहां भी एक एलिमेंट लिया। अब बेटा ये जो एलिमेंट हमने लिया है, ये मानते हैं कि हमने एक्सिस से एक्स इतने डिस्टेंस पर लिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमें वेलोसिटी जो यहां पे लिखनी होती है इसकी, ये जो वेलोसिटी बेटा मैं लिखने वाला हूं, ये तो यूं ही आएगी ना, एक्स ओमेगा ही आएगी वो। और ये एक्स, ये डिस्टेंस एक्सिस से गिना जाता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये नहीं बोल सकते वायर से ले लो सारा डिस्टेंस। नो, नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल। बिल्कुल नहीं बोल सकते आप। आपको तो एक्सिस से गिनना पड़ेगा। अब यहां भी देखो, हमने गलती नहीं की, हमने एक्सिस से ही गिना है। लेकिन इसने क्या कर दिया, यहां से यहां तक का पोर्शन जो ना इंसुलेटिंग कर दिया, तो ईएमएफ यहां से आगे आएगा। इस पॉइंट के आगे ईएमएफ आएगा, रॉड में ईएमएफ आएगा। लेकिन डिस्टेंसेस गिनते वक्त तो एक्सिस से लेना पड़ेगा। इसीलिए इंटीग्रेट करते वक्त 5L से लेके 2L पूरा कंसिडरेशन लाया, 5 से 7 गए, और डिस्टेंस देखो पूरा 0 से लेके एक्सिस यहां तक। तो यहां डिस्टेंस यूं गिनना पड़ेगा। सोचो बेटा। अब इसकी वजह से आने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ एक छोटी सी मैग्नीट्यूड में अगर मैं लिखता हूं, तो बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड लिखना पड़ेगा, फिर वेलोसिटी, और फिर उसके बाद उसकी लेंथ। तीन चीजें समझ में आई बात? अब इतने सेगमेंट का लेंथ मैं बोल सकता हूं बेटा कि dx है। बच्चों मैं वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं, बी वी एल। ध्यान से देखो। लेकिन बी को मैं अब टोटल बी नहीं लिख सकता, बल्कि मुझे बोलना पड़ेगा इस जगह जो बी आ रहा है वो, क्योंकि अगली जगह पे कुछ और आएगा। क्या कहते हो? यस। हम्म
अब और आगे काम करते हैं। आपको ये याद होना चाहिए कि अगर हम इस सिचुएशन में ये जो b है या db है ये लिखें तो इसका आंसर आएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई। x अब सोच के बोलो x नहीं है, दिमाग चलाओ, ये है a प्लस एक्स। ये बड़ी गलती होगी यहाँ पे अगर तुमने खाली x बोल दिया तो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वायर से बन के यहां तक पहुंचना है तो हमें डिस्टेंस वायर से लेके यहां तक का लेना पड़ेगा, जो कि पहला सेगमेंट a है और अगला सेगमेंट x है। ये आगे का सेगमेंट भी तो लेना पड़ेगा ना, x यहां से यहां तक देखो, ये ऊपर दिखा दिया मैंने यहाँ पे। फिर आगे इन कंटिन्यूएशन में ये आ जाएगा x, फिर ओमेगा, फिर dx। चलो कोई टेंशन नहीं। अब हमें करना है इंटीग्रेशन। दैट्स टिपिकल, क्योंकि टोटल ईएमएफ अगर हमें निकालना है, फाइनल वैल्यू हमें निकालनी है, तो वी जस्ट हैव टू मेक इंटीग्रेशन। करो इंटीग्रेशन। E is equal to integration of such small elemental induced EMF 0 to L, क्योंकि वैरी तो खाली x हो रहा है। ये पॉइंट पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये पॉइंट पे x की वैल्यू L हो जाएगी। तो लिमिट का ख्याल रखो, लिमिट 0 से L लगा दिया मैंने। ये नहीं बोला मैंने a से a प्लस L, नो नॉट अलाउड। a से a प्लस L मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि एक्सिस यहाँ है। नहीं तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा a से लेके a प्लस L, है ना? ऐसे आया था ख्याल? बॉयज सच बोलो, ये आया था ख्याल कि लिमिट लगानी है a से a प्लस L? नहीं आया? आना चाहिए यार, मैं तो पॉजिटिवली उम्मीद कर रहा था इस बात की। अगर आता तो वो अच्छी बात थी, क्योंकि फिर दिमाग चल रहा है, थॉट प्रोसेस हो रहा है। लेकिन यहां वो गलती करते अगर वैसा लिखते तो, दैट विल बी अ मिस्टेक। क्योंकि इस पूरे फॉर्मूले में ध्यान से देखो, वेरी कौन कर रहा है? x। और x की शुरुआत कहां से हो रही है? यहां से, एक्सिस से। क्योंकि x वो डिस्टेंस है जो वेलोसिटी को डिफाइन करने वाला है, और वेलोसिटी रेडियस के बेसिस पे डिफाइन होगी, और रेडियस जो है वो सेंटर से काउंट होता है। वायर का क्या लेना देना उसमें? ये रॉड तो यूं घूमेगी, इसका सेंटर ये रेड डॉट है, ये वाला। बहरहाल तो लिख दिया सब कुछ हमने। अब जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर लाओ और इंटीग्रेशन पूरा करो। तो ये हो गया बेटा, म्यू नॉट कांस्टेंट है, वायर में से जाने वाला करंट भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है। इनफैक्ट यहाँ पे आगे देखो तो ओमेगा भी कांस्टेंट है। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। बचा क्या? क्या बचा? 2 पाई 2 पाई कहां से बचा? बाहर, x डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स dx। अब सवाल है इसका इंटीग्रेशन करें कैसे यार, ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई। हाउ टू मैनेज द इंटीग्रेशन, कैसे करें इसको? थोड़ा सिंप्लीफिकेशन मैं एक्सपेक्ट करता हूं यहाँ पे, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन। अब ध्यान से देखो मैं क्या सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, ताकि थोड़ा उन चीजों को आसान बना पाए। बस सिंप्लीफिकेशन इस लिहाज से कि इंटीग्रेशन आसान हो जाए। 0 टू L x माइनस ए डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स माइनस ए dx। मैथ्स में मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया मैथ्स में। न्यूमरेटर में भी माइनस ए कर दिया, डिनोमिनेटर भी माइनस ए कर दिया। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ कि डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई होकर खाली x बच गया, एंड दैट विल हेल्प अस। म्यू नॉट I ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से L, यहां बचा x माइनस ए डिवाइडेड बाय x। करेक्ट है? yes हावेवर आपको इस बात का रियलाइजेशन होना चाहिए कि अपने आप में एक सेकंड रुको, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे। एक सेकंड, वेट 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 वेट, दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ सिंप्लीफाइंग इट। एक सेकंड,
हाँ, अच्छा सवाल पूछा है, ऐसा कर सकते क्या? नहीं कर सकते वैसा, नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को जैसा है वैसे छोड़ देंगे, न्यूमरेटर में करेंगे प्लस ए माइनस ए, ऐसा तो कर सकते हैं कम से कम। गलती हुई थी मुझसे, ये तो कर सकते हैं भाई। यस। इतना तो अलाउड होगा हमको। यस। देखें जरा, मैंने उसमें और क्या सिंप्लीफिकेशन एक्सपेक्ट करी है। चलो, ऐसा तो कर दिया हमने। अब फिर क्या करते हैं, ये जो पोर्शन है a प्लस एक्स या x प्लस ए, वट एवर यू से, बात तो एक ही है ना। ये तुमको समझ आया, इसलिए a प्लस एक्स की जगह x प्लस ए लिखो तो कोई दिक्कत नहीं ना। यस। इसको क्या करते हैं, x प्लस ए का एक बार डिनोमिनेटर बनाते हैं और इसको माइनस ए का एक बार डिनोमिनेटर बना देते हैं, चलेगा? x प्लस ए माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस ए। आई थिंक इट विल वर्क आउट, आई थिंक इट विल वर्क आउट, थिंक ऑन इट। यस सर। dx, और ये करली ब्रैकेट ले लेते हैं ताकि हम दो टर्म बना रहे हैं उसमें कोई हमको प्रॉब्लम ना आए। अब देखो ये चीज यही तो है, और क्या। चलें, अब ऐसा करने से हमारा एडवांटेज क्या हुआ, तो बेटा ये हो गया म्यू नॉट आई, फिर ये ओमेगा, फिर ये 2 पाई। अब ध्यान से देख, इंटीग्रेशन 0 टू l, ये करली ब्रैकेट, ये हो गया a सॉरी 1 माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस ए, और ये करली ब्रैकेट क्लोज dx। समझ आ गई बात? यस। यस सर। ओके, म्यू नॉट आई ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, इंटीग्रेशन 0 से l, अगर मैं गलत नहीं हूं dx, माइनस इंटीग्रेशन 0 से l a डिवाइडेड बाय x प्लस ए dx, अगर मैं गलत नहीं हूं, ये पूरा करली ब्रैकेट ले लिया, ठीक है? समझ पा रहे हो? यस सर। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स। सॉल्व करने के बाद क्या होगा वो, एल। l माइनस a बाहर आ गया, a तो कांस्टेंट है ना, ये तो बाहर आ गया, 1 अपॉन x प्लस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स। यस, वेरी गुड, ln ऑफ x प्लस ए। लेकिन यहां पे हमको लिमिट लगाने पड़ेंगे, 0 से l, ये करली ब्रैकेट, i ओमेगा 2 पाई, ये करली ब्रैकेट, थोड़ा ठीक से लिखें, ये करली ब्रैकेट, ये हो गया l माइनस ये a। अभी होगा ये कि x की जगह पे l आएगा, बस इतना ही होगा। तो दिस विल लुक लाइक ln ऑफ l प्लस ए माइनस ln ऑफ a। सोचो जरा, x की जगह 0 रख दूंगा तो ये बचेगा, मिस्टेक नहीं करना। ठीक हो गई बात? यस। अब ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा आंसर। ln ऑफ a प्लस a अपॉन a। वेरी गुड, तो ये हो गया l माइनस a इंटू ln ऑफ l प्लस ए डिवाइडेड बाई a, और ये हो गई पूरी करली ब्रैकेट। अब ये है इसका अजीबोगरीब आंसर, यही आंसर है इसका बेटा। सही लग रहा है? दिस इज हाउ इट विल वेरी। अब इसमें खाली फर्क क्या है पता है, वायर इस्तेमाल करें, एक्सिस का पोजीशन, बाकी काम करने का तरीका वही है। काम करने के तरीके में कोई चेंज मैंने नहीं किया है, अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक हो गई बात? बच्चों कुछ क्वेश्चंस मैं पुटअप करता हूं, थोड़ा तेजी से आपने करना है। सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई खास बात नहीं है। अब रॉड से रिलेटेड जो रोटेशनल इफेक्ट के सारे फॉर्मुलीज हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एंड एवरीथिंग इज गिवन टू यू। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बना सकते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका, ये जनरल फॉर्मूला है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, या फिर बी एफ ए
ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जांपल है और ये एक थोड़ा सा लंबा चौड़ा एग्जांपल हमने लिया। आई होप आप इन बातों को समझ पा रहे हैं। सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू विथ few questions, few very basic questions. एक मेटल रॉड है 1/√7 मीटर लॉन्ग है एंड इट्स एंड्स इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय द रॉड इफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 1.5 मिलीवोल्ट। तो चलें सीधा सीधा काम करें, नंबर ऑफ रोटेशंस निकालना है। तो क्यों ना इसके लिए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए, BFA। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं रॉड को घुमाने के, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर एक है और हाफ BFA भी एक है। BFA वाला इस्तेमाल करेंगे तो नंबर ऑफ रोटेशन फ्रीक्वेंसी की टर्मिनोलॉजी में हमको सीधा सीधा मिल जाएगा। गेटिंग इट? सो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया बेटा 1.5 मिली है, इसलिए 10 टू द पावर -3। B 5 इंटू 10 टू द पावर -3। F हमको निकालना है, A होता है पाई R स्क्वायर। व्हाट इज R? 1/√7. लेंथ ऑफ रॉड विल बिकम R बिकॉज लेंथ ऑफ रॉड के हिसाब से ही सर्कल बनेगा। जितनी बड़ी रॉड होगी उतना बड़ा सर्कल बनेगा। दैट विल बी द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो यहां पे ये आ जाएगा बेटा 1/7। ठीक हो गई बात? स्क्वायर, आई होप आप समझ पा रहे हैं। Yes. So this term will get cancelled. You can just have a multiplication of it. Now this frequency will look like 1.5 into 7 divided by 5 pi. Correct है? This will be 0.3 into 7 divided by 3.14. Just tell me the answer. Do it quickly. 0.66. Yes, final. 6689. 0.66 hertz. Rotations per second. अब यहाँ कितनी देर में निकालो ये तो नहीं बोला उसने, तो इट्स जस्ट फ्रीक्वेंसी इज इन नीड। हाँ, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक साइकिल व्हील है जिसमें 10 स्पोक्स हैं। मैं ये बना के बताता हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अब अक्सर देखिए हम साइकिल व्हील में क्या होता है, ये बीच में एक्सेल होता है और ऐसे यूं उसके स्पोक्स लगे होते हैं, तार लगी होती है ना। Yes. तो 1 2 3 4 5 हो गया, ये 6, ये 7, लेट्स से ये 8, ये 9 और ये 10 ऐसे सिमेट्रिक होती हैं एक्चुअली। हर एक की लेंथ जो है ये 0.5 है, तो लेंथ हो गई अपनी 0.5 मीटर। स्पीड गिवन है उसका 18 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्जन जरूरी है, 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट जा रहे हैं? Yes. दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक इंडक्शन भी गिवन है बेटा हमको यहाँ पे 3.6 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा बोला, एक्सेल और रिम के बीच में इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? आप इंड्यूस ईएमएफ तो इन्हीं वायर्स में होना है, इन्हीं इन्हीं क्या कहते हैं स्पोक्स में होना है। जैसे कि ये वर्ड स्पोक का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, तो बेसिकली इन्हीं तारों में, इन्हीं वायर या स्पोक्स में इंड्यूस ईएमएफ होना है। तो ये एक्सेल है, ये रिम है, तो यहाँ कितना ईएमएफ आएगा? तो आओ निकालते हैं। यहाँ हम डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। बट ओमेगा तो गिवन नहीं है, तो क्या करें? सबसे पहले ओमेगा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। V/L, तो V है अपना 5, L है 0.5, तो ओमेगा का तो आंसर आ गया 10 रेडियन पर सेकेंड। करेक्ट है? बता दें अभी आंसर। ये हाफ B का वैल्यू आ रहा है बेटा 3.6 इंटू 10 टू द पावर -5। ओमेगा हमने निकाला 10,
L का वैल्यू है 0.5, तो लेट मी राइट 0.5 इंटू 0.5, स्क्वायर है ना उसका। सो E इज इक्वल टू, इसको हम करते हैं 36 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2, सोचो कैसे आया ये, -6। Yes. E इज इक्वल टू, ये 0.5 भी हाफ होता है ना, ये 0.5 भी हाफ होता है, और ये 10 3.6 को दिया तो 36 हो गया, एंड लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ये 5. -5 ही आएगा क्योंकि बाजू वाला 10 अपन यूटिलाइज कर रहे हैं। अब 36 डिवाइडेड बाई 8, 4.5. 4.5 5. इंटू 10 टू द पावर -5, यानी कि हम इसका आंसर क्लेम करेंगे 45 इंटू 10 टू द पावर -6 वोल्ट, विच इज 45 माइक्रो वोल्ट। इतना आंसर आएगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर यहाँ तो 10 स्पोक्स हैं, तो क्या इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, 450 करना पड़ेगा क्या इसको? दैट्स द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। क्या ऐसा करें? सोचें। तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे बेटा। क्यों नहीं करेंगे पता है? क्योंकि हर एक स्पोक दूसरे के साथ कैसा लगा हुआ है, पैरेलल। पैरेलल लगा हुआ है बेटा, देखो ये ध्यान से, है ना, कॉमन पॉइंट आ रहा है ना यहाँ पे और यहाँ पे। सो ईच स्पोक इज कनेक्टेड टू अनदर विद अ पैरेलल कंडीशन, पैरेलल कनेक्शन। और पैरेलल में खासियत क्या होती है? सेम वोल्टेज सेम पोटेंशियल होता है, वो ऐड नहीं होता, सीरीज में ऐड होता है। और वो भी सीरीज में कब ऐड होगा? जब हम उसको असिस्ट में लगाएंगे। अगर हमने अपोज में लगाया तो वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां पे एक स्पोक में जितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, बाकी सब में भी वैसा ही गिना जाएगा। इट कैन नॉट बी कलेक्टिवली एडेड एंड सेड दैट ये 45 नहीं है 450 है फॉर 10 स्पोक्स। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। रीजन बता दिया आपको मैंने, क्योंकि हर एक स्पोक कैसे कनेक्टेड है इसमें, पैरेलली कनेक्टेड है। सो यू मे से दैट the total value for a single spoke or total value for the 10 spokes is exactly same. हालांकि यहाँ पे इसने अलग करके पूछा भी है, देखो ये देखो, अलग करके पूछा एक्सेल एंड ड्रीम, और फिर बाद में बोला सिंगल स्पोक और 10 स्पोक में कितना है, तो भाई उतना ही है, सिंगल स्पोक में जितना ही है 10 स्पोक में भी उतना ही होगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक, आगे बच्चों बात समझ में? अब ये पढ़ो, the spokes of the wheels are metallic and their length is 0.5 meter, rotating the wheel at right angles to the uniform magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है इसका 3.14 मिलीवोल्ट। तो रोटेशनल स्पीड निकालो, ओमेगा निकालो बोल रहा है। आओ निकालते हैं। सो वी हैव अ फॉर्मूला, E इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया, सॉरी फॉर दैट, ये हो गया 3.14 इंटू 10 टू द पावर -3, ये मिली का कन्वर्जन, ये हाफ, b का वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर -4। लेट मी राइट दिस एज 2 पाई f, क्योंकि ये रोटेशन सेकंड से मुझे इसका अंदाजा हो रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी है, इंटू l, l इज 0.5, 0.5 का मतलब मुझे लिखना पड़ेगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 0.5। नाउ कैंसिल थिंग्स, जो कैंसिल कर सकते हो, जैसे यहां से ये पाई और ये 3.14 चला गया, ठीक हो रही है बात? ये 2 और यहां से 0.5 चला गया, Yes. अब और बचता है इसको इधर सिर्फ 5, इधर सिर्फ 5 बचता है, तो ये हो जाएगा 5/4। तो अगर आप f के लिए कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर -4, दैट विल बी 40/5, which is 8 रोटेशन पर सेकंड। ये 0.5 बचा था ना अपना ये वाला, तो ये हाफ इंटू 2, ये 4, फिर इधर शिफ्ट करेंगे उसको तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये 10 टू द पावर -3, ये 10 टू द पावर -4 और 5 डिनोमिनेटर में। ये f आपने निकालना है, आंसर तो आ चुका है।
समझे बात को? यस Yes, sir. Yes. आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा टफ जाएगा तुमको, एक दो क्वेश्चन में इक्विवेलेंट सर्किट के बेसिस पे दे रहा हूं, थोड़ा सा टफ जाएंगे, बट हाउएवर वी कैन मैनेज, वी हैव एवरी अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियरली डन। एक रॉड है PQ जिसकी लेंथ है 2L and it is rotating about its mid point, रोटेशन मिड पॉइंट से दिया है इसने, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दिया, परपेंडिकुलर सब कुछ बढ़िया, लेकिन मिड पॉइंट से घुमाया, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा बोल रहा है। अब देख सोच, ये रॉड है अपनी, ये वाला एंड P बोला, ये वाला एंड Q बोला, और इसका मिड पॉइंट यहां लगाया, ये C, ये C इसका मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट से घुमाना है, दैट्स टफ, बाकी सब कुछ बढ़िया, मैग्नेटिक फील्ड वो सब कुछ लगा दिया यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करेगा, अंदर की तरफ जा रहा है, मान ले ये मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, लेकिन तुझे घुमाना तो ऐसा है, यूं घुमाना है, ईएमएफ क्या होगा बताओ। ऑफ कोर्स ये वाली लेंथ भी इसने L बोलनी है, ये वाली लेंथ भी L बोलनी है, क्योंकि टोटल तो 2L है, समझे ना बात को। आप सोचो बेटा, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट कंसिडर करता हूं, कोई भी एक एलिमेंट इधर लिया मैंने और इधर एक एलिमेंट लिया, तो सोच के देख, क्या इस तरफ चॉइस किए गए एलिमेंट की वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे देखूंगा तो ऐसी दिखेगी, और इस तरफ आने वाली वेलोसिटी ऐसी दिखेंगी? Yes. क्योंकि वो रॉड जिस अंदाज से घूम रही है, तो दोनों साइड्स की वेलोसिटी तो अपोजिट होंगी ना। सोचो जरा, करेक्ट है? Yes. ऑफ कोर्स रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक ईएमएफ आएगा, आएगा जरूर आएगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, डेफिनेटली आएगा, और इसका भी आएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, डेफिनेटली आएगा, ये भी आएगा, बट व्हाट वुड बी देयर डायरेक्शंस, कैसे आएंगे? राइट हैंड रूल लगाओ, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाओ, और इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं मैं। देखें आप सब, ये अपना सेंटर पॉइंट है सी, यहां एक रेजिस्टेंस है, और यहां बैटरी के लिए जगह छोड़ी मैंने, फिर ये पॉइंट आया अपना Q, फिर यहां भी मैं एक रेजिस्टेंस दिखा रहा हूं, फिर ये मैंने बैटरी के लिए जगह छोड़ी थोड़ी सी, और यहां इसका पॉइंट दिखा रहा हूं P। अब तुम सोच के बताओ कि यहां वाली बैटरी मुझे कैसी बनानी पड़ेगी, इधर बैटरी कैसी बनानी पड़ेगी, करंट किधर जाएगा, इधर C से Q जाएगा या Q से C जाएगा? C से Q. राइट हैंड, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, B Q अंदर से जा रहा है, मोशन ऊपर हो रहा है, ऊपर. बात को समझो बेटा, तो करंट इधर जाएगा, Q से C, Left. समझे नहीं समझे? Yes. तो आई हैव टू शो द बैटरी समथिंग लाइक दिस, यूं करंट दिखाना पड़ेगा मुझे, Yes. बी मोशन ऊपर, करंट ऐसे। एक सेकंड रुको जरा, इससे पहले क्या हमने कुछ गलती की? उल्टा साइड ले लेते. यहाँ इक्विवेलेंट बनाया था, नहीं सही बताया, वैसे ही बताया था, इधर भी मिस्टेक नहीं है, कॉन्फिडेंटली करो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, सॉरी राइट हैंड रूल लगाओ फ्लेमिंग का, कोई टेंशन नहीं। इधर बताओ कैसे आएगा? P से C. P से C जाएगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, नीचे. मोशन नीचे हो रहा है, उधर वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे देना है, तो फिर करंट यूं ऐसे, देखो वीडियो में दिख रहा है आपको, Yes. सो करंट को इधर भेजना है, अगर करंट को मुझे इधर भेजना है तो बैटरी मुझे ऐसी और ऐसी लगानी पड़ेगी, सोच के देखो। अब बड़ी गौर से देखो बेटा, ये करंट जाएगा किधर, नेट वैल्यू जाएगी किधर, क्योंकि ये जो बैटरी यहां लगा रहा हूं ना मैं, इसका मैग्नीट्यूड भी मुझे बोलना है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड भी मुझे बोलना है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, दोनों सेम तो होंगे क्योंकि लेंथ सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, वेलोसिटीज भी सेम है उसकी, एक ही रॉड है, घूम रही है दो हिस्सों में, तो क्या ये पूरी तरीके से एक दूसरे को अपोज में लग गए? दोनों एक दूसरे का पॉजिटिव पॉजिटिव सामने ज्वाइंट कर रहे हैं, तो यस,
चुपचाप बोलो 0 है। 0. मुझे से बोल दो 0 है। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसे दिखा सकते हो, ये वाला। समझे बात को? यस सर। देखो भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर समझा जाए तो, नहीं तो फिर इससे मुश्किल चैप्टर ही नहीं है, फिर ऐसा है। मैं जरा कंफर्म होना चाह रहा हूँ आपसे, चीजें समझ आ रही हैं आपको? Yes. यस? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलें बॉयज। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। सभी बॉयज? एक आध दूसरा कोई भी बोल दे। चलो बैठे इतनी देर तो समझ ही रहे होंगे, अदरवाइज यू आर फ्री टू गो। इतनी देर बैठ रहे हैं आप, मतलब पॉजिटिव बात है। चलो ठीक है। A rod PQ of length L is rotating about one end P in a uniform magnetic field B, which is perpendicular to the plane of the rotation of the rod. Point M is the midpoint of the rod. Find the induced EMF between M to Q if between P to Q is 100. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो कहता हूं 2 बार पढ़ो इसको, पहले समझ में तो आएगी हो क्या रहा है। तो बेटा यूं ऐसी एक रॉड है, यहां का पॉइंट अपना P है, यहां का पॉइंट अपना Q है, और मिड पॉइंट जो है वो M है, और घुमाना तो हमने यहीं से है, ये यूं घुमाया हमने इसको। ठीक है। ऑफ कोर्स इस जगह पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सपेक्टेड है, चलो अंदर की तरफ वाला फील्ड मान लेते हैं। टोटल लेंथ L ये भी मान लेते हैं। तो ऑफ कोर्स आधी आधी लेंथ करनी पड़ेगी, यहां से लेके यहां तक आधी लेंथ L हो जाएगी, और यहां से लेके यहां तक आधी लेंथ L/2 हो जाएगी, अगर हम लेंथ्स को डिवाइड कर दें तो। ठीक है। अब उसने बोला कि अगर हम EMF PQ निकालें तो वो कितना है? 100 वोल्ट है। अब मैं बेझिझक होकर बोल सकता हूं कि PQ का वैल्यू हाफ B ओमेगा L² है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं। भाई तो रॉड घूम रही है, तो अभी तो निकाला था हमने। बात समझे? क्वेश्चन आया समझ में यहां तक? यस Yes, sir. अब वो एडिशनली हमसे पूछ क्या रहा है कि MQ में कितना आएगा। अगर P से Q में 100 है तो M से Q में कितना है, ऐसे पूछ रहा है वो। क्या लगता है? 1/4। क्यों 1/4 क्यों बोला तुमने? क्या रीजन है भाई, 1/4 का क्या वजह है? अच्छा ये L/2 है इसलिए 1/4 बोल रहे हो क्या? नहीं, गलत आंसर है, लेकिन अच्छा लॉजिक है, लॉजिक अच्छा लगाया। और क्या लगता है? आधा आधा डिवाइड किया रॉड को, अब टोटल रॉड में 100 है। बोलो जरा, बोलो क्या तो बोलो। क्या लगता है 50 आएगा ऐसा लगता है? नहीं, ये भी गलत है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 50 भी रॉन्ग है और 1/4 बोलना भी रॉन्ग है, दोनों गलत है। अब इसमें नॉर्मली बच्चा ऐसा ही सोचता है, टोटल 100 है तो पहले वाला हाफ छोड़ दो तो अगले वाले हाफ में तो 50 होगा, ये एक थॉट प्रोसेस होता है। और दूसरा जो तुमने अच्छा लॉजिक लगाया, तुमने बोला कि भाई इसकी लेंथ L/2 है तो ये L की जगह L/2 कर दो, 1/4 हो जाएगा, तो 25 बोल दो। ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट द केस। देखो होता ये है कि जब ये रॉड इस तरीके से घूमती है ना, तो ये जो पोर्शन है इसकी स्पीड काफी स्लो होती है, और ये जो अगला पोर्शन होगा इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, फास्ट है। अब जितना फास्ट घूमेगा उतना EMF ज्यादा आएगा। सो ये जो 1/4 वाला तुम्हारा फंडा है ना, वो यहां लगा सकते हैं हम, यहां आगे नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्सिस से गिनना होता है ना डिस्टेंस बेटा, और एक्सिस तो इधर है। तो पहले वाले पोर्शन में तो हम बोल सकते हैं कि 1/4 इसका 1/4 होगा, ये जरूर बोल सकते हैं। अब इस लॉजिक पर सोचो कि टोटल 100 है, 100 है ना टोटल। अगर पहले वाले पोर्शन में उसका 1/4 है यानी कि 25, तो फिर अगले में कितना? 75. बगैर प्रॉब्लम, बगैर फॉर्मूले के सॉल्व हो गया। देख, अगर तू सोच रहा है ठीक से तो
लेकिन ये 1/4 का लॉजिक अगले सेगमेंट पे नहीं लगा सकते क्योंकि इसका डिस्टेंस L/2 एक्सिस से नहीं आ रहा है बेटा, समझ ले बात को। हाँ, yes, लेकिन ऐसा तो जरूर सोच सकते हैं कि भाई टोटल 100 है, उसमें का पहले सेगमेंट में अगर 1/4 चला जाता है तो बचा हुआ 3/4 अगले सेगमेंट में आएगा। तो इफ दिस इज 25 देन दिस इज 75 और टोटल मिला के 100। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है कि नहीं? yes, समझा बॉयज? बॉयज को क्लियर हो रहा है? यस लेकिन फिर भी मैं एक मैथमेटिकल अप्रोच तुम्हारे सामने रखता हूं कि भाई पी क्यू में जितना भी ईएमएफ आया होगा वो डेफिनेटली पीएम और एम क्यू का मिला के आया होगा, क्योंकि दोनों एक ही साइड में है। अगर दोनों अपोजिट साइड में होते तो माइनस होते। समझो बात को, अपोजिट साइड में होते तो माइनस होते। ये बैटरी का एग्जांपल देके समझा दिया मैंने, सेल का एग्जांपल देके। अब दोनों एक ही साइड में है तो एक जैसा करंट बहेगा, दोनों में एक जैसा ईएमएफ पॉसिबिलिटी आएगी, असिस्ट में कनेक्ट हो जाएंगे दोनों, तो दोनों मिलके। सो बेटा अगर हम लोग निकालना चाहते हैं भाई एम क्यू, तो ये तो ऐसा ही होगा ना, ये जो भी टोटल पी क्यू का है, हालांकि हम लोग आंसर निकाल चुके हैं, लेकिन फिर भी एक मैथमेटिकल अप्रोच में तुम्हारे सामने रख रहा हूं, तो माइनस करो। अब आप बताओ पी क्यू का फॉर्मूला आपने क्या लिखना है? हाफ BL square, बी ओमेगा एल स्क्वायर, और इसका क्या लिखना है आपने? हाफ बी ओमेगा L/2 का स्क्वायर। सोच के देख भाई। yes, फिर जस्ट कंटिन्यू फॉर एम क्यू, तो ये हो गया हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1/8 great, बी ओमेगा एल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 1/2 माइनस 1/8 कॉमन एलसीएम 8 हो गया, 4 - 1 3/8। क्या कहते हो? yes, अब यहां से देखो बी ओमेगा एल स्क्वायर कितना है? 200, 200। ठीक है, कैंसिल करो, काटो, आंसर बताओ। 25 75, 75। लेकिन पहले जो लॉजिक लगाया था हमने वो सही था, ये इतना सब करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये सब जो हमने किया ना, वो अभी वही किया था जो हमने पहले लॉजिक लगाया था। आप समझ, ये प्रॉब्लम को मैं रीडिजाइन करता हूं, ध्यान से सुन, और ऐसे कहता हूं कि टोटल रॉड है, एम जो है मिडल में नहीं है, L/4 3L/4, ये P ये Q। लेट्स से कि EPQ जो है ना, ये 1600 वोल्ट है, चल फॉर एग्जांपल। अब बताना है आपको कि E ऑफ MQ कितना होगा। तो हम क्या सोचेंगे, लॉजिक क्या लगाएंगे हम? first 1500, हम ऐसा लॉजिक लगाएंगे ना कि P से Q 1600 है, तो P से M कितना? P से M 1/16 हो जाएगा उसका, 100, L/6 L/6 L/4 स्क्वायर है ना उसका, L/16 L²/16। थोड़ा दिमाग में जा रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? yes, sir, तो इसका मतलब EPM कितना होगा? 100, 100 होगा। 100, 100 होगा, शाबाश। अब टोटल है 1600, तो बचा कितना इधर? 1500, 1500। अब ये माइक्रो वोल्ट कर लो, चलो इतना ज्यादा भी नहीं आता है, माइक्रो वोल्ट कर लो, तो 1500 हो गया। सो सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स में कम इन द एग्जामिनेशंस, ये अच्छे तरीके से डिजाइन किए गए प्रॉब्लम्स है। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, रुक जाते हैं। अब ये कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है, हमने मोशनल ईएमएफ और ये d∅dt ये सब जो भी सीखा है, ये अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ मिसलेनियस एग्जांपल करेंगे, रैंडम, मतलब फैराडेज लॉ से भी कुछ आ सकता है और मोशनल ईएमएफ से भी कुछ आ सकता है, वो सारी बातें इन एग्जांपल्स में इंक्लूड करेंगे हम। तो अगली क्लास में सारे क्वेश्चंस करते हैं, इलस्ट्रेशंस देखते हैं। रुक जाए फिर।